वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 16 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले मेंस की टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि मटीरियल आपको इसमें अवेलेबल मिलेगा। दूसरा ये कि जो इसका टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल है, जो गिवन टाइम टेबल है अगर आप उसे फॉलो नहीं करना चाहते तो अपने मन मुताबिक भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और तीसरा ये है कि ये जो पूरा टेस्ट है ये 1 साल के लिए वैलिड है। मतलब अगर आपने कुछ टेस्ट अभी दे लिए हैं और कुछ आप बाद में देना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस अच्छी क्वालिटी के होंगे और उनका आंसर्स भी प्रोवाइड, जो सिनॉप्सिस वगैरह है वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेगा, यू कैन ज्वाइन। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो हिमालयन शिरोज के बारे में है। हिमालयन शिरो को अभी फॉर द फर्स्ट टाइम जो स्पीति रीजन है हिमाचल प्रदेश का, कोल्ड डेजर्ट रीजन है ये, वहाँ पर पहली बार देखा गया। ऐसा नहीं है कि पहले हमने इस जीव को कभी देखा ही नहीं है। देखिए, वाइल्ड लाइफ में कुछ कैमराज इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, उसके रिकॉर्डेड वीडियो के तौर पे हमने इन्हें पहले भी देखा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट के इस रीजन में इंसानों से इनका आमना सामना पहली बार हुआ। इसका साइंटिफिक जो नाम है वो कैप्रिकॉर्निस सुमात्रनेसिस थार है। ये अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि गोट, डोंकी, काव और पिग का एक मिक्सचर है। वैसे रिजेम्बलेंस गोट की तरह लगता है, बट सभी के फीचर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। हर्बीवर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मीडियम साइज मैमल है, बड़ा सा सिर होता है, मोटी गर्दन होती है, छोटे छोटे पैर होते हैं, म्यूल की तरह कान होते हैं और डार्क कलर के हेयर्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कई सारी स्पीसीज हैं वैसे शिरोज की, लेकिन सारी की सारी एशिया में ही पाई जाती हैं। ये 2000 से 4000 का जो मीटर का जो एल्टीट्यूड है वहाँ तक पाए जाते हैं। ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न हिमालय का जो रीजन है वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ट्रांस हिमालयन रीजन में एब्सेंट मिलेंगे। कई बार जब क्वेश्चंस आपसे टेस्ट सीरीज वगैरह में भी पूछे जाते हैं तो ऐसे ही ट्रिक कर देते हैं वो, ये इन्फॉर्मेशन देख के इसमें कुछ फेरबदल कर देते हैं। IUCN रेड लिस्ट में जो इनका स्टेटस है वो वल्नरेबल है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने के प्रावधान किए गए हैं। अगला जो आर्टिकल है वो INS हिमगिरी के बारे में है। हिमगिरी देखिए, प्रोजेक्ट 17A में जो शिप्स बनाए जा रहे हैं उनमें पहला होगा, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। कोलकाता में बनाया गया एक्चुअली में 14 दिसंबर को इसे लॉन्च कर दिया गया। अभी कमीशन नहीं किया गया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं लॉन्च करने के बाद, उसके बाद कमीशन किया जाता है। INS हिमगिरी के बारे में बात करें तो ये इंडिजीनियस स्टिल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब होता है युद्धपोत, स्टिल्थ का मतलब होता है आसानी से ना पकड़े जाने वाला, और इंडिजीनियस का मतलब यह है कि हमने इसे खुद से ही बनाया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A के तहत जो शिप है, एक्चुअली में लगभग आज से 50 साल पहले 1970 में एक लिएंडर क्लास का शिप हुआ करता था, फ्रिगेट हुआ करता था, उसका भी नाम हिमगिरी ही था, तो उसी के नाम पर इसका भी नाम हिमगिरी रख दिया गया है। प्रोजेक्ट 17A के बारे में बात करें, इसे नीलगिरी क्लास फ्रिगेट भी कहा जा रहा है। तो प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम जो है इसमें 7 शिप बनाए जाने हैं। 4 मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बनाएगा और 3 GRSC बनाएंगे। सभी स्टेल्थ फीचर के होंगे, इंडिजीनियस वेपन्स इसमें हम लगाएंगे, सेंसर्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। ये फर्स्ट गैस टर्बाइन प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। देखिए, जो प्रपल्शन सिस्टम होता है किसी भी शिप का, वो उसे थ्रस्ट प्रोवाइड करवाता है मूव करने के लिए, और बड़े प्लेटफॉर्म्स भी होंगे जिनका इस्तेमाल लड़ाइयों में किया जा सकेगा। इसे इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया है, ठीक है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इंडियन गौर के ऊपर है। इंडियन गौर, आप या आप इन्हें इंडियन बिशन भी बोल सकते हैं, ये जंगली बैल होते हैं। एक्चुअली में पुणे का जो अर्बन एरिया है वहां पर ये इंडियन बिशन एंटर कर गया, और चूंकि वो उस एटमॉस्फेयर से परिचित नहीं था तो काफ़ी परेशान हो गया, यहाँ वहाँ भागने लगा। जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर पहुँचे और इस एनिमल को पकड़ा गया तो पैनिक में ये काफ़ी देर तक, लगभग ये 5 घंटे तक भागा था। तो एज इट वॉज रिपोर्टेड कि वो थक गया था, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से कैप्चर करने के 1 घंटे के भीतर ही उसकी मौत हो गई। सो इंडियन गौर वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। साइंटिफिक नेम इनका बॉस गौरस है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये कुछ बड़े बोवाइंस में से एक माने जाते हैं। लार्जेस्ट स्पीशीज़ है ये वाइल्ड कैटल की, 2 लगभग मीटर तक इनकी 2 मीटर से ज़्यादा इनकी हाइट होती है। हैबिटेट अगर आप देखेंगे तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जो ग्रासी एरियाज हैं जहाँ पर घास पाए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है बोवाइन है, घास खाएगा तो जहाँ घास होगी वहीं तो रहेगा।
ऐसे एरियाज में ये पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कई सारे देशों में आपको मिल जाएंगे, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सभी जगहों पर ये आपको मिल जाएंगे। सदर्न इंडिया का जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहां पर इंडिया में ये लार्जली आपको दिखेंगे वैनाड, नागरहोल, मुद्दुमलाई, बंदीपुर कॉम्प्लेक्स, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर। ये एक और बात है, यहाँ पर गोवा और बिहार का ये स्टेट एनिमल भी है, आयुष्मान की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट के अपेंडिक्स 1 में है, मतलब इसे भी हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने अभी इस नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट को इनॉग्रेट किया। NCDE इसे इस्टेब्लिश किया गया है CRPF के द्वारा। CRPF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो दिव्यांग जन हैं उनको स्किल इम्पार्ट की जाएगी, या जो स्किल उनके पास है वापस से उसको रीस्किल किया जाएगा, और जो दिव्यांग वॉरियर्स हैं उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा। कई सारे में सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, वो कंट्री को कंट्रीब्यूट करते वक्त कई बार अपनी किसी फिजिकल पार्ट को खो देते हैं, तो ऐसे लोगों को लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान, तो इन्हें आप दिव्यांग वॉरियर बोल सकते हैं, तो उनको वापस से स्किल किया जाए और एक डिग्निफाइड लाइफ और सर्विस ड्यूटी ग्रांट की जाए। इसी उद्देश्य से इस सेंटर को स्टैब्लिश किया जा रहा है। लोकेशन इसकी तेलंगाना में होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये दिव्यांग्स को एम्पावर करेगा, उन्हें कुछ मार्केट एक्सपर्टीज मिल जाएगी, स्पोर्ट्स स्किल या कंप्यूटर स्किल ग्रांट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी डिसेबिलिटीज़ के बावजूद कंट्री को सर्व कर सकें। जो रिस्किलिंग की जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दे देंगे या IT की कुछ जानकारी दे देंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी अपनी डिग्निटी के साथ कंट्री को किसी अन्य तरीके से कंट्रीब्यूट करते रहें। NCDE के बारे में बात करें, या यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि दिव्यांग जन से संबंधित कई और सारे प्रोग्राम्स या लेजिस्लेशन भारत सरकार ने तैयार किए हैं। जैसे राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016 आया था, उस समय काफ़ी न्यूज़ में था। ये उद्देश्य ये था कि जो दिव्यांग जन हैं उनके जीवन के स्तर को बेहतर किया जाए। रिजर्वेशन को उनके लिए 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। 6 से 18 वर्ष के जो दिव्यांग जन हैं उन्हें फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया। सेपरेट नेशनल और स्टेट फंड भी स्टैब्लिश किया गया ताकि उन्हें सपोर्ट किया जा सके। दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम भी है जो सर्व करती है दिव्यांग जन को। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, इसमें स्पेशल स्कूल्स होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है। इन सभी की मदद से जो दिव्यांग जन हैं उन्हें सपोर्ट किया जाता है। नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, ये एक फेलोशिप है, 200 बच्चों को फेलोशिप दी जाती है ताकि वो एजुकेशन अवेल कर सकें। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारा इंफ्रा है या जो एजुकेशन सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, हम उसे दिव्यांगजन फ्रेंडली बनाएं ताकि वो उन चीज़ों को एक्सेस कर सकें। दैट्स वाई एक्सेसिबल इंडिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम या जो भी इन्वायरमेंट है उसे उनके लिए फिजिबल बनाने का उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो म्यूकरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन के बारे में है। अभी हाल ही में दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास ऐसे कोविड-19 पेशेंट्स आए जो कि म्यूकरमाइकोसिस से इन्फेक्टेड थे। अब म्यूकरमाइकोसिस एक्चुअली में ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, कई बार इसे जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है, बहुत सामान्यतया ये देखने को नहीं मिलता। कुछ फफूद होते हैं जिन्हें म्यूकरमाइसिट्स कहा जाता है, वो इसे कॉज करते हैं। सिम्टम्स में देखिए कई बार जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो नमनेस फील करते हैं, सुन्न हो जाते हैं। एक तरफ का जो नाक का हिस्सा है वो ऑब्स्ट्रक्शन फील करता है, आइज़ में स्वेलिंग हो जाती है, पेन भी होता है और आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा होता है। जो जॉज हैं मतलब जबड़े हैं वो धीमे धीमे इरोड होने लगते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो अगर ये जो स्पोर्स होते हैं, जो फंगस है, वो हमारे शरीर में चला जाए इनहेलेशन के थ्रू, तो फिर ये हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है या किसी भी तरीके से बॉडी पार्ट में एंटर कर जाए। म्यूकरमाइकोसिस जो है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में या एनिमल में नहीं फैलता। ये एक्चुअली में ज़्यादातर ऐसे लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका हो किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या वो कोई ऐसी दवा ले रहे हो जिसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है। तो ये फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से अटैक करता है लेकिन काफ़ी फैटल होता है। 50% केसेस में इंडिविजुअल की जान चली जाती है, मतलब 50% फैटेलिटी रेट इसका होता है। ट्रीटमेंट तो देखिए हो सकता है, अगर हम एंटी फंगल मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो ट्रीट कर सकते हैं। कई बार जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं उन्हें काट कर अलग करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी,
इस बीमारी से बचाने के लिए। कोई वैक्सीन इसकी है नहीं, अवॉइड भी नहीं कर सकते ना, मतलब ये जो फंगल स्पोर्स हैं, जो उनके बीजाणु हैं, वो लगभग हवा में हर जगह होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बहुत नई चीज़ है, यूनिक चीज़ है, आसपास ये होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी वीक होती है तब अटैक करते हैं। कोविड-19 के बाद पेशेंट्स की बॉडी काफ़ी वीक हो जा रही है, तो ये लोग भी मौका पाके अटैक कर दे रहे हैं। अगर पहले पता चल जाए, देखिए इसमें आंखों की रोशनी चली जाती है, तो अगर पहले जानकारी मिल जाए कि ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो जो आंखों की रोशनी है उसे हम जाने से रोक सकते हैं। नोज और जॉ की जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, खत्म होने लगती हैं, हम उसे भी इरोड होने से बचा सकते हैं क्लिनिकल इंटरवेंशन की मदद से। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सैन इशिद्रो मूवमेंट के बारे में है। क्यूबा में चल रहा है, जानकारी के तौर पे ले लीजिए। संभावना तो कम है कि यूपीएससी पूछे, बट आजकल यूपीएससी कुछ भी पूछ ले रही है। यहाँ पे देखिए जो आर्टिस्ट हैं वो कैंपेन कर रहे हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिमांड कर रहे हैं क्यूबा में। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। इसे देखिए सैन इशिद्रो मूवमेंट कहा गया है। 2018 में ये शुरू हुआ था। जो आर्टिस्टिक वर्क है उसको लेकर जो सेंसर लगाया जाता है क्यूबा में, उसी के खिलाफ में ये पूरा जो मूवमेंट है वो चल रहा है। एक लॉ वहाँ की जो क्यूबन गवर्नमेंट है वो लेकर आई थी, डिक्री 349, जिसमें जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वहाँ की, उनको एम्पावर किया गया कि वो किसी भी कल्चरल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो सही नहीं है। तो 2015 में क्यूबा और यूएस के बीच में एक डील हुई थी, जिसमें यूएसए ने एक प्रावधान रख दिया था। कहा यह था कि जो क्यूबा की सरकार है वो अपने लोगों को ज़्यादा इंटरनेट फ्रीडम दे ताकि वो अपने ओपिनियन रख सकें, तभी क्यूबा और वाशिंगटन के बीच में यानी कि यूएसए के बीच में संबंध अच्छे होंगे। उसके बाद से जो आर्टिस्ट थे वो और भी इंसेंटिवाइज हो गए और सरकार के ऊपर वो दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा फ्रीडम दी जाए। सैन इशिद्रो मूवमेंट में क्यूबा की लोकेशन की बात कर रहे हैं, ये वेस्ट इंडीज़ में आपको मिलेगा। वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहा जाता है। इस मैप में देखिए ये पूरा एरिया वेस्ट इंडीज़ का है जो रेड कलर में दिखाया गया है। तो वेस्ट इंडीज़ में एक आइलैंड कंट्री है क्यूबा, जो आर्किपेलागो है, द्वीप समूह है, उसमें ये सबसे बड़ा आइलैंड है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी है, प्रभावी भी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आपके साउथ में मिलेगा। ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये अटलांटिक ओशन है और ये कैरेबियन सी है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा क्यूबा जो है वो इसके इंटरसेक्शन पे है, बीच में है, ठीक है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो यूनेस्को अवार्ड फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में है। यूनेस्को ने भी डिक्लेयर किया है कि वो एक इंटरनेशनल प्राइज डिक्लेयर करेंगे क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए। कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जिसने इकोनॉमी में कुछ क्रिएटिव किया है तो उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर इंस्टीट्यूट किया गया है। देखिए नवंबर 2021 से इसे शुरू किया जाएगा। $50,000 का अवार्ड अमाउंट होगा। यहां पर अगर किसी ने कोई ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव लिया है जो यूनिक है, थोड़ा बहुत बढ़िया है, क्रिएटिव है, किसी ने एक्सेप्शनल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो उसे अवार्ड दिया जाएगा। यूनेस्को ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी डिक्लेयर किया। अब शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर इसे इंस्टीट्यूट किया जा रहा है। ये देखिए बांग्लादेश के पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन थे। इन्हें बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने 1971 से 75 के बीच में। 15 अगस्त 1975 को इनकी हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इन्होंने एक की कंट्रीब्यूशन प्ले किया था। लोग, वहाँ के लोग इनको प्यार से बंगबंधु कहा करते थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट यूनेस्को अवार्ड फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। हिमालयन शिरो ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयाज में मिलता है लेकिन ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं। INS हिमगिरी ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इंडियन गौर लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन है। IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। म्यूकरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन, फेस नमनेस, वन साइड नोज ऑब्स्ट्रक्शन, स्वेलिंग ऑफ आइज और पेन, ये इसके सिम्टम्स हैं। नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट, इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।